ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता चला गया और इसी वजह से पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई, जिस कारण पृथ्वी के बहुत सारे लोग मारे गए और जो भी लोग बच पाए वो लोग स्नो पियर्सर नाम के एक ट्रेन में चढ़ गए जो बिना रुके लगातार चलते ही जा रही थी। इस रेल को पृथ्वी के सभी रेलवे ट्रैक्स को जोड़कर बनाया गया था, जहां इस ट्रेन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल का समय लगता है। और इस ट्रेन को विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो हमें कहानी में आगे दिखेगा। अब हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में देखते हैं, जिनके पास खाने पीने की कमी थी और उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। दरअसल इस ट्रेन के आगे वाले हिस्से में अमीर लोग रहते थे और उनके लिए वहां पर हर एक सुख सुविधाएं थी, लेकिन जो लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्री में इस ट्रेन में चढ़े थे, उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी और उन लोगों को फ्री लोडर्स कहा जाता था। अब ये लोग सिर्फ इस उम्मीद में जिंदा थे कि कभी ना कभी पृथ्वी में जमी बर्फ पिघलेगी, ताकि वह सभी एक बार फिर से बाहर की दुनिया में जा सकेंगे। अब आगे हम 2 गार्ड्स को ट्रेन की आखिरी डब्बे में देखते हैं, जहां वह फ्री लोडर्स की गिनती करके उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार्स देते हैं। फिर गार्ड्स के जाते ही कर्टिस नाम का आदमी सभी के प्रोटीन बार्स में कुछ ढूंढने लगता है, जिस पर तानिया नाम की एक औरत बताती कि वह जिस चीज को ढूंढ रहा है वह उसके बेटे टिमी के प्रोटीन बार में है। तब कर्टिस को उस बार में एक कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर एक मैसेज था। दरअसल आगे वाले डिब्बे से कोई उनके लिए हर रोज प्रोटीन बार्स के जरिए मैसेज भेजता था। फिर कर्टिस उसे लेकर गिलियम नाम के एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनको वही कैप्सूल देता है, जिसको देखने पर गिलियम को किसी नेम नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो इस ट्रेन के सभी दरवाजे को खोल सकता है, क्योंकि उसी ने ही इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया था। लेकिन इस समय उसे ट्रेन के जेल वाले हिस्से में कैद करके रखा गया है। अब अगले सीन में एक औरत कुछ गार्ड्स के साथ वहां आकर तानिया के बेटे टीमी और एंड्रयू के बेटे एंडी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जिस पर एंड्रयू अपने बेटे को बचाने की कोशिश में गार्ड्स से लड़ता है और अपना एक जूता उतारकर उनकी तरफ फेंकता है, जिसके बदले में कुछ गार्ड्स एंड्रयू का एक हाथ छेद में डालकर ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तब मेसन नाम की औरत, जिसका काम इस ट्रेन में शांति बनाए रखने का था ताकि फ्री लोडर्स कभी भी विरोध न करें, वो एंड्रयू के जूते को उठाकर सभी फ्री लोडर्स को धमकाते हुए कहती है कि जिस तरह इस जूते को हम पैर में पहनते हैं ना कि सर पर, ठीक उसी तरह तुम्हारी जगह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है, न कि आगे के डिब्बे में, क्योंकि वो जगह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। और फिर उसका लेक्चर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ठंड की वजह से एंड्रयू का हाथ अब बर्फ की तरह जम चुका है, जिस पर एक गार्ड हथौड़े से उसको तोड़ देता है। उसके बाद हम कर्टिस और गिलियम को बातें करते देखते हैं, जहां कर्टिस दावा करता है कि गार्ड्स के बंदूकों में गोली ही नहीं है। दरअसल काफी दिनों से ऐसी अफवाह फैली थी कि पिछले विरोध में ही गार्ड्स के सभी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए कर्टिस एक गार्ड के पास जाकर उसका बंदूक अपने माथे पर रखता है, लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चलती, जिससे ये साफ हो जाता है कि बंदूक में गोली नहीं है। इसीलिए अब सभी फ्री लोडर्स गार्ड्स को मारते हुए ट्रेन के जेल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें नेम और उसकी बेटी योना मिलती है और वो दोनों ही क्रोनोल नाम के एक पदार्थ का नशा किया करते थे। अब नेम कर्टिस से कहता है कि वो ट्रेन के हर एक दरवाजे को खोलने के बदले 2 क्रोनोल लेगा, जिस पर कर्टिस उसकी बात मान लेता है।